कुमार विश्वकर्मा। हर दिन जो है तो एक नई चर्चाएं होती हैं और उस नई चर्चा का विषय, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जनहित के कुछ खास मुद्दे होते हैं और उन्हीं जनहित के उन खास मुद्दों को लेकर के आज जो है तो यहाँ हम चिरमिरी यानी कि छत्तीसगढ़ की वो धारा जहाँ पर काले कोयले से लेकर के काले मजदूरों तक की एक कहानी छिपी हुई होती है। खास तौर पर आपको पता है कि पिछले कई महीनों से या कहा जाए कि कुछ बीते माह जहां पर मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ, या यूं कहा जाए कि सरकार ने जो एक वेतनमान तय किया उन मजदूरों के लिए, खास तौर पर जिन्हें हमारे देश में ठेका मजदूर कहा जाता है, वो ठेका मजदूर जो कहीं ना कहीं पर अपने अधिकारों की, अपने उस अधिकार की लड़ाई जो कि जायज़ तरीके से लड़ी जा रही है और कहीं ना कहीं पर ये मांगे जायज़ हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं बल्कि ये बात भारत देश की सरकार ने बाकायदा राजपत्र के माध्यम से जारी किया। लेकिन आज स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं, जब हम यहाँ चिरमिरी में आते हैं तो देखते हैं आउटसाइड और यहाँ पर कोयले की जो माइंस हैं, कोयले की साइड में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि एक धरना प्रदर्शन यानी कि हड़ताल का रूप जिसे हम देख रहे हैं। और लगातार मुझे लग रहा है कि आज तीसरा या चौथा दिन है शायद यहाँ पर चिरमिरी में, जब यहाँ के RCWF के यूनियन के सभी सदस्य और वो ठेका श्रमिक कहीं ना कहीं पर इस हड़ताल को करने के लिए बाध्य हुए। सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों आखिर राजपत्र में लिखी हुई बातों को ये माइंस मानने को तैयार नहीं? क्यों ठेकेदार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, या फिर क्यों आज तक ऐसा होता आ रहा है? तो इन सब विषय वस्तुओं को देखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जिस तरह का जो रवैया बनता जा रहा है, उस रवैये के आधार पर यहाँ पर एक 60 से 65 साल का बुजुर्ग जो कि लगातार इस लड़ाई को लड़ता चला आ रहा है, बाकायदा उनका कहना है कि राजपत्र क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। राजपत्र, क्योंकि सरकार ने तो अपना राजपत्र लागू कर दिया, लेकिन ये जो माइंस हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये आज भी उस राजपत्र को, मायने को नहीं समझ पा रही हैं और ना ही इस बात को मानने को तैयार हैं कि राजपत्र जैसी कोई चीज़ है भी। तो क्या ऐसे में सरकार में बैठे उन जनप्रतिनिधियों की, या फिर इसका एक डिपार्टमेंट होता है श्रम विभाग, क्या वो इस बात को लेकर के कभी भी जांच पड़ताल क्यों नहीं करता कि वाकई में जो है तो माइंसों में आखिर चल क्या रहा है? आज अगर हड़ताल जैसी स्थितियां बनी हैं, चक्का जाम जैसी स्थितियां बनती हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस सब कारणों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं पर या तो प्रबंधन है, या सरकार है, या फिर कहा जाए कि वो ठेकेदार जो लगातार मजदूरों का शोषण करते आए हैं। तो आज हम यहाँ पर चिरमिरी के हालात देखने के लिए निकले हुए हैं, और जैसा कि वर्तमान की स्थिति में आप दाएं बाएं मेरे देख पा रहे होंगे कि इधर जो कि माइंस का जो एरिया है पूरा साइडिंग है, रेलवे की वो साइडिंग जहाँ पर से कोयला प्रतिदिन जो है तो लोड किया जाता है, और कहीं ना कहीं पर वो सारे मजदूर इन्हीं सब माइंस में कहीं ना कहीं पर काम कर रहे होते हैं, जिन्हें आज ठेका मजदूर के नाम से जाना जाता है। आज लगातार हड़ताल चल रही है। चलिए हम यहाँ पर के कुछ लोगों से बात भी करेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों का और भी आना यहाँ पर बचा हुआ है। लोग आ जाएं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ खास चर्चाएं करते हैं कि आखिर ये लड़ाई चल क्यों रही है। तो चलिए जो है तो आज चिरमिरी का हाल चाल जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर RCWF द्वारा हड़ताल की जा रही, अनशन जारी है लगातार, आज चौथा दिन है, और इस चौथे दिन में जो है तो क्या सिस्टम बना यहाँ पर, प्रबंधन की तरफ से कोई बात करने आया या नहीं आया, और लगातार आज 4 दिन होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आज लगातार चौथा दिन है आपकी हड़ताल का, तो क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं अभी? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रबंधन की उदासीन रवैया से बहुत कुछ हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इतवार के दिन प्रबंधन के साथ पहली बैठक हुई, जब हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, उसी दिन सब एरिया मैनेजर आए, पुलिस के अधिकारी आए, तहसीलदार साहब आए, तो हमने ये कहा कि भाई बातचीत ही नहीं होगी तो कैसे हमारी समस्या को लोग समझेंगे, कैसे आप यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये हुआ कि चलिए अभी चलते हैं बात करने के लिए। तो हम लोग सब बात करने के लिए इतवार को उनके कार्यालय में गए। कार्यालय में तहसीलदार साहब को छोड़ करके और पुलिस अधिकारी को छोड़ करके बाकी हम सब यूनियन के लोग और ठेकेदार और मैनेजमेंट के लोग थे। वहाँ 4 घंटे तक बातचीत हुई, और 4 घंटे की बातचीत में बात अटकी यहाँ पे कि ठेकेदार ने पहले से ही जो 12 आदमी रखा हुआ उसका क्या हो। हमने कहा कि भाई हमारी मांग ये है कि जो पूर्व ठेका श्रमिक हैं, ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, उनको आप रखिए। आपने हमारी बातचीत को माने बगैर
हमने बातचीत किया आपसे, हमारे प्रतिनिधि बातचीत किए, फिर भी आपने 12 आदमी रख लिया। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी आदमी की आजीविका के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो अंडमान निकोबार का क्यों ना हो, गरीब आदमी है, नौकरी करता है, तो मैं नहीं हूँ खिलाफ। लेकिन आपने तो हम लोगों के साथ धोखा किया। आज आप 12 आदमी रख लिए हैं और हमारी मानवीय जो दृष्टिकोण है उसका फायदा उठा करके आप हमारे यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमारे ही साथी ने ये सलाह दी कि ठीक है भाई, उनमें से 6 आदमी आप रख लीजिए और 6 आदमी आप पूर्व ठेकेदार के आदमी से रख लीजिए। तो उसने कहा कि 2 अभी हम रखते हैं और 4 जो है 1 हफ्ते के बाद रख लेंगे। हमने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के हम आपको 2 हफ्ते का समय देते हैं और उसके बाद में ये जो 12 हो जाएंगे आपके, तो जो शेष नियुक्तियां होंगी, भर्तियां होंगी, वो जो पूर्व में जो ठेकेदार के आदमी काम करते थे उनमें से आप लीजिएगा। बोले हाँ ठीक है। पता नहीं कैसे अचानक वो आया, यहाँ ड्राफ्टिंग हो रही थी एग्रीमेंट की, पता नहीं कैसे वो आया और आ करके बोला नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो राजपत्र के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि अब नहीं होगी बातचीत, अब बातचीत खत्म हो गई। वहाँ पे दूसरे दिन थाने में बातचीत हुई, थाने में बैठक हुई, थाने में उसको बुलाया गया, वो नहीं आया। सब एरिया मैनेजर अकेले आए, हम लोग गए वहाँ। तो थानेदार साहब ने कहा कि भाई ठीक है, उनके 12 आदमी में से 6 आदमी रहने दीजिए, 6 आदमी आपके रख लेते हैं। नहीं, उनके 12 आदमी रहेंगे, 6 आदमी आपके रख लेते हैं। तो हमने कहा ये कहाँ का 12 और कहाँ का 6, ये सब गलत है। अब जो कुछ भी बात होगी बिल्कुल स्पष्ट बात होगी, राजपत्र में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से बात होगी, न 12 और न 6 न कुछ। तो फिर उनको हमने पूरा समझाया, एक्ट समझाया, सब कुछ समझाया, तो वो भी समझ गए। और उसके बाद में ये हुआ कि भाई जब ठेकेदार आएगा तब बातचीत करेंगे। ठेकेदार अभी तक आया नहीं, बातचीत हुई नहीं। कल ये मालूम पड़ा कि ठेकेदार ने, सबरिया मैनेजर ने बताया कि ठेकेदार ने शायद ये काम किसी दूसरे ठेकेदार को देने का मन बना लिया है। तो हमारे साथियों ने कहा तो भाई चाहे दूसरा आया या तीसरा है, हमारी समस्या तो अपनी जगह जहाँ की तहाँ है, कानून थोड़ी बदल जाएगा इसके चलते। उसको तो रखना है पुराने ठेका कर्मियों को, चाहे ये रहे या वो करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करने को तैयार है, हम लोगों ने काम में कोई कोताही तो की नहीं। अब आपको देखना है। तो वो भी हताश होकर चले गए। अब स्थिति ये है कि नया ठेकेदार को दिया है या नहीं दिया है, या वही ठेकेदार काम करेगा या उसी की कोई शर्त है। तो सर ये या हमें एक्चुअल नहीं ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है किस चीज की? जी, ये जो लड़ाई है, हाँ ये लड़ाई है किस चीज की? राजपत्र को लेकर के या फिर स्थानीय ठेका मजदूरों को नहीं, लेकर? राजपत्र को लेकर के, राजपत्र को लेकर के राजपत्र की शर्तें यथावत लागू होंगी, क्योंकि चिमिरी में जो होगा उसी का असर सब जगह होगा। यहाँ पे स्ट्राइक चाहे जितनी भी लंबी चले, होगा राजपत्र के हिसाब से। ये RCW का मुख्यालय है। पहले थी, जब तक बातचीत नहीं होती थी, मतलब जब स्ट्राइक की नौबत नहीं आई थी, उसके पहले कुछ दृष्टिकोण को हम लोगों ने अपनाया था, व्यवहारिक दृष्टिकोण को। लेकिन अब जो कुछ भी होगा राजपत्र के हिसाब से होगा। उनको ठेका नहीं है तो ठेका छोड़ दें, कंपनी ले ले इसको पूरा काम। हम लोग काम करने को तैयार हैं। कंपनी गाड़ी लाए कहीं से, हमारे लोग ड्राइवर का काम करेंगे, ऑपरेटर का काम करेंगे, मिस्त्री का काम करेंगे, सुपरवाइजर का काम करेंगे। वो अपनी कमी को देखते नहीं है। ठेके मजदूर ले आते हैं, मैंने ठेकेदार ले आते हैं, गलती उनकी है, हमारी कोई गलती नहीं। हम काम करने को तैयार हैं। गाड़ी लाए, गाड़ी हम भरेंगे, ऑपरेटर का काम हम करेंगे, सब काम हम करेंगे। इसमें अब राजपत्र से एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन सर ये सवाल तो यहाँ पर ये बना हुआ है ना कि राजपत्र को आखिर ये लोग मानना क्यों नहीं चाहते? हाँ, यही तो बुनियादी सवाल है। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि राजपत्र को मानना क्यों नहीं चाहते। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं मानना चाहते राजपत्र को। ये बड़ा अजीब प्रश्न है हमारे सामने, क्या पूरे देश के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि राजपत्र के बारे में इनकी कोई खास रुचि नहीं है। और मुझे ये भी लगता है, जो मेरे मन में जो बात है वो ये है कि राजपत्र के निर्देशों के विपरीत इन्होंने ठेका का काम किया। क्योंकि थानेदार के यहाँ जब बैठक हो रही थी तो वहाँ हमने ये प्रश्न किया था कि किस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने ये ठेका दिया
और कितने साल का दिया हमें पता नहीं। आज अगर हम उनसे पूछेंगे कि इस ठेके के पीछे या इस ठेके के समर्थन में आप कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाइए, तो उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन में केवल 5 कामों को दिया गया है ठेके में देने के लिए कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ तो परमानेंट हो गया है सब काम ठेके में देने का। और वो किस नोटिफिकेशन के तहत हुआ है नहीं मालूम। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रश्न को किसी भी यूनियन ने उठाया नहीं। यूनियन ने अगर ये उठाया होता कि आप किस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये कर रहे हैं, तो बात समझ में आती। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि माइनिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत विश्रामपुर एरिया में एक माइन को 24 साल के लिए ठेके में दे दिया गया। वो किस नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया गया? 18 फरवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन निकला, जिसमें केवल रेजिंग एंड सेलिंग ऑफ कोल, ओवरबर्डन और वो ये जो 2-3 किस्म के काम है इसको करना है 5 साल के लिए। यहाँ जो हुआ है वो 24 साल के लिए। तो ये कौन से नोटिफिकेशन में हुआ है हमें नहीं मालूम। केतकी ऑलरेडी उसी प्लानिंग के अंतर्गत दे दी गई। केतकी एक माइन का नाम है विश्रामपुर एरिया में, जहाँ दे दिया गया। तो उसकी सफलता से प्रभावित होकर के इन लोगों ने एक नया कोल ब्लॉक है वो भी दे दिया प्राइवेट लोगों के हाथ में। अब उनके स्टाफ होंगे, उनके ओवरमैन होंगे, उनके माइनिंग सरदार होंगे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, उनका पेमेंट क्या होगा? वहाँ जो मजदूर काम करते होंगे उनके पेमेंट क्या होंगे? क्या वो एनसीडब्ल्यू का पेमेंट पाएंगे या हाई पावर कमेटी का पेमेंट पाएंगे? क्या पाएंगे, कैसा पाएंगे? उनके ऊपर बोनस एक्ट लागू होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता। ये हो रहा है, किसके शेप पे हो रहा है, कौन कर रहा है, समझ में नहीं आता। अब हम लोगों का ध्यान वहाँ आपसे भी भी मैं है, कुछ लेकिन जानना जब- चाहूंगा। हाँ लगातार हड़ताल का चौथा दिन और इस चौथे दिन में कोई निष्कर्ष नहीं। हाँ। यहाँ पर सिस्टम ये बना हुआ है कि राजपत्र जैसी चीज को कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं। अगर कोई भी राजपत्र जारी होता है तो कोई सामान्य नागरिक या कोई सामान्य लोकल एजेंसी जारी नहीं करते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संविधान है। अगर आज बोलेंगे कि हम इस संविधान को मानने को तैयार नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? आज सभी बोलेंगे हम इस कानून को मानते नहीं, तो हर आदमी जितना है उसका अपना अलग कानून होगा। हर आदमी अपना अपना अलग अलग कानून से काम करेगा, तो क्या स्थिति होगी इस देश की, आप समझ सकते हैं। अराजकता पूरे जगह में फैल जाएगी। नहीं अगर वो ये तो ठीक है स्थितियां, लेकिन आप लोगों के सामने है आज बता रहा हूँ, लेबर्स को लेकर के। इसी लाइन में आ रहा हूँ कि इसीलिए कि संविधान जब लागू होता है तो हमको भी मानना है और वो भी बाध्य है उसको मानने के लिए। कोई इससे अलग नहीं है और कोई उससे मुकर नहीं सकता, उससे विरोध नहीं जा सकता कि हम इस संविधान को मान लिया है। कि कुछ लोगों का स्वार्थ रहता है, निजी स्वार्थ जहाँ टकराते हैं तो वो चाहे वो कोई भी कानून हो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। और वही जब न्यायालय के शरण में जाता है तो सब नतमस्तक सभी बोलते हैं कि जो कानून है उसको सब सर्वोपरि है। हर व्यक्ति या हर नेता या हर कोई जब कानून के दायरे में जब पहुंच जाता है मामला तो सर्वोपरि मानने लगता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल जैसे कानून है उसके हिसाब से काम बिल्कुल होना चाहिए। कानून के बाहर जो है, चाहे हम भी बाहर नहीं जा सकते और वो भी बाहर नहीं जा सकते। और जितने भी निजी हित जो है, स्वार्थ जिसके हैं, उसको भी अपना समझ लेना चाहिए कि अपने स्वार्थ को जो अलग करके और देश हित में और निजी हित को हटा करके और श्रमिकों के हित को लेकर के, वो श्रमिक कौन है उसके लिए काम करना चाहते हैं। श्रमिक अपना पेट भरता है, साथ साथ मालिक का भी काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उसी चीज़ को हम अगर नकारेंगे, उससे अगर मुंह मोड़ेंगे तो फिर समस्या संघर्ष बढ़ते जाएगा। मजदूरों और जो पहले जैसी समस्या थी फिर वैसी स्थिति आ जाएगी। जब हम आज विकास की बात कर रहे हैं और हमारा काम जो चल रहा है 100 साल पुराना वाला स्थिति आएगी तो कहाँ विकास हुआ? हम वहीं के वहीं रह गए, जीरो में चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको सभी को कि कानून को पालन करें। और जो पहले का जो कर्मचारी तो कार्यरत थे उन्हीं में से आप लीजिए, कानून के हिसाब से उनको कार्य दीजिए। अगर उसमें से कोई सक्षम नहीं है तब आप अपने स्वतंत्र है इस संबंध में। हमारा प्रबंधन जो है, ये हमारे यूनियन RCW कभी ये नहीं कर रहा है कि हमारे आदमी या हमारे श्रम संघ के कर्मचारियों को ही लीजिए। वो नियमानुसार जो पूर्व में कार्यरत थे उनकी रोजी रोटी चलेगी। और यह भी वही, यह जो राजपत्र बना है उन्हीं के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आज ये है, कल एक रोजगार करते करते एक परिवार जो है वो सेटल होता है और उसके बच्चे पढ़ाई लिखने जाने लगते हैं। अचानक अगर किसी की रोजी रोटी बंद हो जाती है तो क्या स्थिति होगी? इसलिए ये बनाया गया कानून कि उनकी रोजी रोटी बंद न हो। चाहे ठेकेदार कोई भी आए, वो नियमित रूप से कार्य करेंगे। आने वाले ठेका, अगर ठेका कोई दूसरा लेता है, कंटिन्यू चलता है,
तो और उसके अलावा भी कहीं अगर काम होता है तो उन्हीं को सबसे पहले नियोजन दिया जाना, दूसरे को नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नियमानुसार काम हो, जिससे ये किसी को कुछ कहने को न रहे कि हमारे और आपके बीच की जो सरकार ने नियम कानून बनाया है और जो लॉ है उसको पालन किया जाए। और उसी तरह आप क्या कहना चाहेंगे इन सब मामलों में? भारत का जो राजपत्र है उसको लागू करें। हम लोग 1.5 साल से RCWF इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। बहुत पत्र पर व्यवहार हुआ, प्रधानमंत्री पोर्टल तक इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं। तो अभी आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हमारी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल चलती रहेगी। इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो पूर्व के कर्मचारी हैं, जो आनंद कार्गो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड थी, उसमें जो कर्मचारी कार्यरत थे, उन सभी कर्मचारियों को जो नई कंपनी को ठेका मिला है वो कंपनी इनको रखे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आज से 1947 के पीछे जाएं हम, तो वैसा ही कुछ माहौल यहाँ के जो जिनको केंद्र की गवर्नमेंट ने एक तरह से जिम्मेदारी दी है और वो नौकरी कर रहे हैं, वो वैसा ही कुछ बर्ताव कर रहे हैं जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान के भाइयों के ऊपर करते थे। और ये अत्याचार वहाँ भी उसका अंत हुआ और यहाँ भी इसका अंत होगा, और शायद ये अंत RCWF के हाथ से होना है। इसलिए हम लोग भी कमर कस के एकदम तैयार बैठे हैं और इस लड़ाई को अब अंतिम रूप देंगे। और शायद इसका जो शंखनाद है वो RCWF से ही होना था और वो हो चुका है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वो सही हैं और यहाँ के जो आम चिरमिरी के लोग बेरोजगार गलत हैं, तो वो भी इस्तीफा दे दें और अपने पदों का एक टेंडर निकाल के बहुत से बेरोजगार इंजीनियर और मैनेजर और इन पोस्टों में पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, वो आराम से टेंडर में पास करें और वहाँ पर बैठें। तब इनको समझ में आएगा कि मजदूरों का दुख क्या है और मजदूरों को जो उनका नियम से वेतन मिलना चाहिए वो अगर वो देते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर वो खुद इस्तीफा दे दें और देख लें फाइट करके कि टेंडर लेने के बाद उनको क्या रेट मिलता है और किस तरह वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलत चाल के शिकार होकर हमारे मजदूर भाई, हमारे साथी आज परेशान हो रहे हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो ये है चिरमिरी में चल रहे अनशन की कहानी। यहाँ पर जो है तो देखा जा रहा है कि प्रबंधन, ठेकेदार और RCWF की लड़ाई सिर्फ राजपत्र को लेकर के, जिसे बाकायदा सरकार ने अपने उन कागज के पन्नों में लिखा और मजदूरों के हित में लिखा, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं पर जो है तो घोर लापरवाही, और घोर लापरवाही का शिकार कहीं ना कहीं पर आए दिन, हर वर्ष, हर महीने और हर वो दिन जहाँ पर कहीं ना कहीं पर मजदूर जो है तो लगातार शोषण का शिकार होता आया है। खासतौर पर वो मजदूर जो कहीं ना कहीं पर ठेका श्रमिक के रूप में काम करता है। तो आज हड़ताल का ये चौथा दिन है और देखना यह है कि कितने दिनों तक ये हड़ताल जो है तो चलती है, क्योंकि यहाँ पर शंखनाद हो चुका है RCWF के द्वारा और इस लड़ाई को हो सकता है कि लंबे दौर तक जो है तो लड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर सवाल ठेका श्रमिकों का है, उन्हें मिलने वाले वेतनमान का है। क्योंकि बाकायदा जिसे राजपत्र में सरकार ने अपनी लिखित बातों को जहाँ पर रखा है, सब कुछ आज सामने है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई वो नहीं। तो ऐसी कुछ स्थितियां लगातार बनी हुई। चलिए, हालांकि इसके साथ जो है तो मैं आने वाले समय पे हो सकता है कि हमें दोबारा फिर यहाँ पर आना पड़े और इस हड़ताल की स्थिति को दिखाना पड़े, खास तौर पर तब जब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई ना हो। प्रबंधन अगर यहाँ पर बात नहीं मानता है, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देता है, तो इस तरह की लड़ाइयाँ तो स्वाभाविक सी बात है कि चलती रहेंगी। दूसरी बात, आखिर राजपत्र को मानने से इनकार क्यों किया जा रहा है? क्या किसी आम नागरिक ने उस राजपत्र को बनाया है, या फिर सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठा मैनेजमेंट सरकार को ही नहीं मानता है? तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं। तो चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।